हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए और अदर सब्जेक्ट्स ऑफ गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो, और इनका पीडीएफ जो है वो आप गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे शेयर किया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और फीडबैक जरूर दें रिगार्डिंग द कंटेंट एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि दो बार्स हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं एंड दे आर ऑफ सेम साइज एंड आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेस। हम यहाँ पर ये अज्यूम करेंगे कि जो टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दे आर एक्टिंग अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक एजम्पशन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हमसे बोला गया कि जो हमारे बार्स हैं उनका बीच में जो एलोंगेशन का रेशियो है दैट इज 4:7, और हमें निकालना है कि इनका मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उनका रेशियो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट के लिए एक बार लेकर समझाया जो कि सर्कुलर शेप में है एंड इट इज अ प्रिज्मेटिक बार, जिसका जो अलोंग द लेंथ है, जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो सेम रह रहे हैं और हमारा जो लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो स्ट्रेट है। तो जब भी हम कोई भी टेंसाइल लोड इस पर लगाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, अगर यहाँ पे टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पर एलोंगेशन होगा अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस, और अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस तो वहां पर सेम अमाउंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर ये अज्यूम करें कि ये जो हमारा मटेरियल है ये होमोजीनियस मटेरियल है एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल की हमारा जो हुक्स लॉ है वो वैलिड है, तो जब ये दोनों सिचुएशन होंगी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस मटेरियल। यहाँ पे हमें शेप ऑफ बार नहीं दिया है, वी हैव अज्यूम्ड। आप इसको रेक्टेंगुलर भी अज्यूम कर सकते हो फॉर दिस सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या आप सर्कुलर भी अज्यूम कर सकते हो। अब ये आपका हुक्स लॉ है। आपका जो स्ट्रेन है दिस इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर रहे हो। तो इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग जो एलोंगेशन होगा उसको हम अज्यूम कर लेते हैं डेल्टा, और हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल थी, तो दिस विल बी द स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और जो हमारा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस, हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन वो यूनिफॉर्म होगा। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन बाय P अपॉन A। अगर हम इसका एरिया मान लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लें A है, तो दिस इक्वेशन को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा P बाई A इज इक्वल टू डेल्टा बाई L इंटू E। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी PL अपॉन A। तो हमारा जो P है ये टेंसाइल लोड है, L हमारा लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, E हमारा जो है ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो मटेरियल है बार का वो क्या है। तो बेसिकली ये हमारी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, और जो A है L है, दीज आर दी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, और ये हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है। तो जो E और A है उनका जो प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे बार की एक्सियल रिजिडिटी। ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एरिया मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल है वो एक्सियल रिजिडिटी है। तो इसका मतलब एक्सियल रिजिडिटी इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब जब हमारी एक्सियल रिजिडिटी मटेरियल प्रॉपर्टी हो गई तो हमारा जो एलोंगेशन है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टेंसाइल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। यानी अगर हम लोड बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एलोंगेशन बढ़ता जाएगा, और अगर हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे तब भी हमारी जो एलोंगेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। और एक और टर्म यूज होता है विच इज नोन एज स्टिफनेस। तो स्टिफनेस आपका होता है कि जो लोड आपने अप्लाई किया पर यूनिट डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टिफनेस। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस इक्वेशन से तो यू विल गेट दिस एज EA बाई L, यानी एक्सियल रिजिडिटी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द बार इज नोन एज स्टिफनेस ऑफ दिस बार। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो बार है हमारे पास, बार 1 और बार 2। इसकी जो साइज है वो सेम है, यानी ए और एल वो हमारे दोनों सेम हो गए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। ठीक है, और बोल रहा है कि दे आर सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्सेस, यानी अगर हमारा P1 लोड है तो यहाँ पर P2 लोड हो, वो दोनों बराबर है। और एलोंगेशन का जो रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब जो एलोंगेशन हो रहा है अलग अलग बार में वो इक्वल नहीं है, और उनका जो रेशियो है वो हमारा दिया है Δ1/Δ2 इज इक्वल टू 4/7। अब मैंने आपको बताया कि डेल्टा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EA है, बिकॉज P और L कांस्टेंट है, यहाँ पर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे तो E2 A2 अपॉन E1 A1 इज इक्वल टू 4/7। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो E1/E2 है वो आपका 7/4 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि जिस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बार 1 और बार 2 का रेशियो लिया है, तो यहाँ पर भी जो आप आंसर करोगे तो बार 1 और बार 2 के रेस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, तो 7/4 करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी गई है मटेरियल की, तो वो 7:4 हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक प्रिज्मेटिक बार है जिसकी जो वॉल्यूम है वो 1 है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। हम यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे कि जो लोड लग रहा है दैट इज अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द बार। अब वो बार का शेप यहाँ पर भी नहीं दिया है, तो वील अज्यूम इट इज अ रेक्टेंगुलर बार, बिकॉज वॉल्यूम के टर्म्स में हमें स्टडी करनी है, तो वील अज्यूम कि हम जो प्रिज्मेटिक बार है वो हमारा रेक्टेंगुलर बार है जिस पर हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है। और अब प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि प्रिज्मेटिक का मतलब ये है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो स्ट्रेट होना चाहिए, और साथ साथ हमारा जो क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर वो हमारा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, अगर सर्कुलर है तो हर एलिमेंट सेम डायमीटर का होगा थ्रू आउट द लेंथ, रेक्टेंगुलर है तो उसकी हाइट, विड्थ और लेंथ के अलोंग सेम कांस्टेंट होंगी। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इस जिस मटेरियल से बना हुआ है वो, बिकॉज ये आपकी टेस्टिंग से निकलेगी, तो ये जिस मटेरियल का भी बना है उसका जो पॉइजन्स रेशियो है वो म्यू दिया है। म्यू के बारे में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, एलेबोरेट यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हो, यानी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड के अलोंग हमारा जो स्ट्रेन होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो उसको अज्यूम कर लेते हैं हम कि वो EX है, बिकॉज एक्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेन अज्यूमिंग कि यहाँ पे हुक्स लॉ वापस से वैलिड है, इट इज अ होमोजीनियस एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, तो हमारा जो स्ट्रेन होगा विच इज गिवन बाई डेल्टा L/L, बिकॉज अगर इसकी लेंथ मान लें कि ये हमारा ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है, और आफ्टर एक्सपेंशन, बिकॉज अब टेंसाइल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे सॉलिड बॉडी दिख रही है यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन हुआ दिस इज डेल्टा L। अब आप देखोगे पॉइजन्स इफेक्ट की वजह से ये देखा गया है कि नॉर्मली मटेरियल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में तो आपका एलोंगेशन होगा, लेकिन दोनों अदर परपेंडिकुलर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो अदर परपेंडिकुलर लेटरल डायरेक्शंस में, यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में हमारा जो स्ट्रेन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेसिकली हमारा देयर विल बी लेटरल कॉन्ट्रैक्शन। आप देख भी पा रहे हैं कि हमारा डॉटेड लाइन जो है ये ओरिजिनल शेप थी बार की, और लोड अप्लाई करने के बाद ये हमारा सॉलिड बॉडी इस तरह बन गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ डेल्टा H का, और इसी तरह विड्थ में चेंज हुआ डेल्टा B का। यहाँ पे ये जो डायमेंशन है दिस इज डेल्टा B, और ये डेल्टा B और डेल्टा H जो है देयर इज अ लेटरल कॉन्ट्रैक्शन इन दी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो पॉइजन्स रेशियो आपने पढ़ रखा है कि पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, जिसको आप ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, divided by the axial strain. Axial strain means longitudinal strain along the direction of application of load. तो यहाँ पर हमारे जो लेटरल डायरेक्शन है वो लेटरल डायरेक्शन कौन से हैं, अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस की बात करें तो एक्स डायरेक्शन हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके,
और z डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर 3 डायमेंशन में डायरेक्शन। तो यहाँ पे y और z जो है दीज आर द लेटरल डायरेक्शंस जिसके अलोंग जो स्ट्रेसेस हैं हमारी बेसिकली बिकॉज यूनिएक्सियल लोड लगा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेसेस तो जीरो है, लेकिन पॉइजन्स इफेक्ट की वजह से इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रेन होगा। तो इसका मतलब जो स्ट्रेन y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में होगा वो जीरो नहीं होगा। दे मे आर मे जनरली अगर हम यूनिएक्सियल लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे बट दे विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर आप पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन से निकालें तो इनका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं कि लेटरल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन हुआ EY और एक्सियल स्ट्रेन हमारा EX था। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन इन y डायरेक्शन इज माइनस ऑफ म्यू टाइम द स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसी तरह हमारा EZ भी हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेन हुआ तो EZ इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स EX। ठीक है, यहाँ पे यही EX की जो वैल्यू है ये हमारी E के बराबर दी हुई है बिकॉज ये एक्सियल स्ट्रेन इन केस ऑफ यूनी एक्सियल लोड जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है वो एज्यूम किया हुआ है। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन, जो बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रेन की उसके हिसाब से जो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में हमारी हाइट है यानी थिकनेस है बार की, तो दिस स्ट्रेन विल बी गिवन बाय डेल्टा h बाई h। और स्ट्रेन इन z डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज अलोंग द विड्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी विड्थ थी ओरिजिनल और ये हमारी स्मॉल h हाइट थी। तो हमारी डेल्टा b डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मींस चेंज इन लेंथ ऑफ विड्थ एंड चेंज इन ओरिजिनल विड्थ। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ का जो रेशियो है वो स्ट्रेन इन z डायरेक्शन है। अब चलते हैं कि हमारी इनिशियल वॉल्यूम हमने दी हुई है कि v है विच इज गिवन बाय L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम आपकी कितनी होगी L प्लस डेल्टा L, क्योंकि लेंथ हमारी बढ़ रही है, विड्थ हमारी घट रही है तो डेल्टा B हो गया। और इसी तरह हाइट भी हमारी यानी थिकनेस भी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ पॉइजन्स इफेक्ट, दिस इज डेल्टा H। अब L और BH सभी ब्रैकेट से अगर कॉमन ले लें तो LBH यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा L बाई L, 1 माइनस डेल्टा B बाई B और 1 माइनस डेल्टा H बाई H। अब ये जो आपकी रेशियोज हैं दीज आर द स्ट्रेन्स इन 3 डायरेक्शंस। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो LBH हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई 1 प्लस E, EX और को हमने E माना हुआ है 1 माइनस म्यू E, 1 माइनस अगेन म्यू इंटू E, डेल्टा H जो आपने यहाँ पर निकाला। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस E 1 माइनस म्यू E का होल स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर आप देखोगे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन C होगा आपका। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बस ध्यान रखना है कुछ यहाँ पे अजम्पशंस किए गए हैं कि मटेरियल हमारा जो है वो एक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस लिनियरली इलास्टिक मटेरियल है, तभी यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास स्टील और कॉपर से बना हुआ एक कंपोजिट बार है। ठीक है, और उसको हम हीट कर रहे हैं तो हमारा जो कॉपर में जो बिहेवियर आएगा या स्ट्रेसेस आएंगी वो किस नेचर की होंगी बेसिकली। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाते हैं कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चरल मटेरियल है, अगर हम उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई लोड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है या टेम्परेचर फॉल हो रहा है। उसकी वजह से अगर वो बॉडी रिस्ट्रेन्ड है मींस उसको फ्री मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, फ्री टू एक्सपैंड या फ्री टू एक्सपैंड है, तो उस केस में हमारी बॉडी में थर्मल स्ट्रेन्स के करस्पॉन्डिंग थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो देखा गया है कि मोस्ट स्ट्रक्चरल मटेरियल्स के लिए जो थर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, वो हमारा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आपका थर्मल स्ट्रेन टेंसाइल नेचर का होगा, अगर आपका टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देयर विल बी एलोंगेशन यानी फ्रीली एक्सपेंशन होगा, तो तुम्हारा थर्मल स्ट्रेन होगा किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम किसी भी बॉडी को देखते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द थर्मल स्ट्रेन्स
जहां पर जो अल्फा है बेसिकली ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, जो कि हमारी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है स्ट्रेन हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ से के करस्पॉन्डिंग आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेन्स का इफेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स का मैंने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कॉपर है, कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट जो है 17 × 10⁻⁻6, इसकी यूनिट जो होती है पर डिग्री सेल्सियस होती है। तो कॉपर का जो थर्मल कोफिशिएंट है आप देख रहे हैं वो हमारा स्टील के थर्मल कोफिशिएंट से, स्टील का थर्मल कोफिशिएंट जो है वो 11 × 10⁻⁻6 है, वो हमारा स्टील के थर्मल कोफिशिएंट से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो इससे क्लियर ये हो रहा है कि हमारा जो कॉपर में अगर फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है इंडिपेंडेंटली, तो हमारा जो थर्मल स्ट्रेन होंगे कॉपर में, वो थर्मल स्ट्रेन जो होंगे वो स्टील से ज़्यादा होंगे। इस मटेरियल प्रॉपर्टी का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। आपको ध्यान रखना है रिलेटिव में कि किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, स्पेशली एल्युमिनियम, ब्रास और एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में देखेंगे एल्युमिनियम का, स्टील का। तो जो ब्रास है उसका भी थर्मल कोफिशिएंट हमारा स्टील के थर्मल कोफिशिएंट से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हम ब्रास और स्टील के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं, फिर आप उसको कोरिलेट कर लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हमने एज्यूम किया ये हमारे पास एक बार है, कंपाउंड बार है बेसिकली, जिसमें स्टील और ब्रास दोनों हैं। ब्रास हमारा बीच में है और ये स्टील है, ओरिजिनल बार था। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन ये है कि हमारा अल्फा बी जो है वो ब्रास का थर्मल कोफिशिएंट स्टील से ज़्यादा है, आपको पता है, दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पर स्टील और ब्रास इंडिपेंडेंटली एक्सपैंड करेंगे, फ्रीली एक्सपैंड करेंगे, कोई एक दूसरे के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं पैदा करेगा, ठीक है, तो हमारा जो ब्रास होगा वो ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। ये दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ से लेके जो एक्सपेंशन होगा वो थर्मल स्ट्रेन दैट विल बी डेल्टा एल बी डिवाइडेड बाई एल बी, जो ब्रास की लेंथ है, तो वहाँ से अल्फा बी एल इंटू टी आ जाएगी, बिकॉज ओरिजिनल लेंथ ब्रास और स्टील दोनों की सेम थी। उसी तरह स्टील का अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा अल्फा एस एल टी होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने रिस्ट्रेन नहीं किया, ये एज्यूम कर लिया कंपाउंड बार के अंदर कि सभी इंडिपेंडेंटली फ्रीली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा यानी डेल्टा ब्रास विल बी ग्रेटर देन डेल्टा स्टील, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हमने ये एज्यूम किया कि बार हमारा कंपाउंड बार था और यहाँ पर स्टील और ब्रास फ्रीली एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो होगा क्या, ब्रास का थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा बिकॉज फ्री एक्सपेंशन हमारा डेल्टा बी का ज़्यादा है। इसको कंपनसेट करने के लिए स्टील इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, बिकॉज वहाँ पर स्टील हमारा का जो एक्सपेंशन हो सकता है वो कम हो सकता है, कम होता है एज कंपेयर टू फ्री एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। तो होगा क्या, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमारा जो नेट एक्सपेंशन होगा स्टील का, ठीक है, और जो ओरिजिनल फ्री एक्सपेंशन था ब्रास का, उसमें हमारा कंप्रेशन होगा, सो दैट कि जो कंपेटिबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। बिकॉज ब्रास हमारा ज़्यादा एक्सपैंड किया था तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी जो कि इंश्योर करेंगी स्टील और ब्रास में कंपेटिबिलिटी, ठीक है। और जो स्टील होगा उसमें एक्सपेंशन कम हो रहा था, तो उसमें हमारी टेंसाइल नेचर की फोर्स लगेंगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो बार हमारा फ्रीली एक्सपैंड ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, उसको कंपेटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, रजिस्ट करेंगी, जो कि फ्री बॉडी एक्सपेंशन की तरह बिहेव नहीं करेंगी। और हमारा जो स्टील होगा यानी जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, वो उसमें हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इस तरह कि जिसमें भी आपका इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसका ज़्यादा होगा, वो बिकॉज ज़्यादा फ्रीली एक्सपैंड कर सकता था, तो उसको कंपेटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगेंगी वो हमारी जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक ये आपका कैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कॉपर का थर्मल
कोफिशिएंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अल्फा सी जिसमें ज़्यादा था वो ज़्यादा फ्री एक्सपैंड कर सकता था, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इसका ज़्यादा होने की वजह से इसमें हमारी कंप्रेसिव फोर्सेज आएंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, ठीक है। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, टेंसाइल नेचर की फोर्स होंगी जो कि इस कंपोजिट नेचर को कंपेटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए लगेंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा किसी भी वेल्ड का जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आपको बताया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ हमारी वो लेंथ होती है फिलेट वेल्ड की जिसके लिए हमारा साइज और उसकी थ्रोट थिकनेस स्पेसिफाइड हो, एग्जिस्ट कर रही हो। तो अभी थ्रोट थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड के बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो जनरली ये प्रैक्टिस रखी जाती है कि जो एक्चुअल लेंथ है वेल्ड की, यानी टोटल लेंथ है, वो आपकी इफेक्टिव लेंथ प्लस 2 टाइम्स द वेल्ड साइज हो। ये 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड जो होगी वो जनरली एंड ऑफ जहां पर वेल्ड खत्म हो रहा है वहां पे ये एडिशनल लेंथ प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज ये जो एंड्स होते हैं दीज आर द रीजंस ऑफ हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ बनेगी दैट विल बी टोटल लेंथ माइनस 2 इज द साइज ऑफ वेल्ड। तो ये जो डिडक्शन हो रहा है टोटल लेंथ में इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए, दिस इज ड्यू टू द क्रेटर्स जो हमारे वेल्ड की लेंथ के एंड में फॉर्म हो रहे हैं। और ये हमारे किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, 2s जो होगा दिस इज द एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि एंड रिटर्न्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू अलाउ फॉर क्रेटर्स टू बी फॉर्म्ड एट द एंड्स ऑफ वेल्डेड लेंथ, सो दैट जब आप वेल्डिंग खत्म कर रहे होगे उस जगह पे तो वहां पे क्रेटर्स बनता है जनरली एंड पे, जो रीजंस होते हैं हमारे हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशंस के, ठीक है। तो जो एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ होगी दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ये मिनिमम कोड की रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो लेंथ होनी चाहिए वेल्ड की वो हमारी 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड होनी चाहिए कम से कम। एंड रिटर्न्स की जो मिनिमम डायमेंशन है 2 टाइम्स दी एस होनी चाहिए, और इफेक्टिव लेंथ होगी टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। और ये जो इसका जो सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंट, हमारे जो टेंशन मेंबर्स हैं जो वहाँ पे बेंडिंग लोड्स आ रहे हैं बेंडिंग फ्लेक्चरल मेंबर्स में, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ड्यू टू हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशंस इन द एंड रीजन्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ राइट एंगल्ड फिलेट वेल्ड इज गिवन बाय। तो यहाँ पे राइट एंगल्ड का मतलब ये हुआ कि जो आप मेंबर्स जिसमें फिलेट वेल्ड लगाने वाले हो उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इट मींस एंगल ऑफ फ्यूजन जो है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये एंगल जो है दो मेंबर्स अगर आपने लिया दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन पे हमारे मेंबर्स हैं, आपने इसमें फिलेट वेल्ड किया हुआ है। डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने दिखाए हुए हैं कि जो आपके इस हाइपोटेन्यूज की एजेस हैं उनको हम टो ऑफ वेल्ड बोल रहे हैं। जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, ठीक है, वो हमारा रूट ऑफ वेल्ड हो रहा है, कहला रहा है। ये हमारा जो एक्सपोज्ड है अलोंग द हाइपोटेन्यूज दिस इज वेल्ड फेस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं साइज का मतलब क्या है। साइज का मतलब है उसकी जो लेग की डायमेंशन है, ठीक है। तो साइज आप इस तरह समझो कि जो भी वेल्ड है उसकी जो लेग की डायमेंशन होगी वो आपकी नॉमिनल साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कहलाएगी। और साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा कि जो भी फिलेट वेल्ड है आपका उसमें जो मिनिमम लेग लेंथ है। तो पहले डायमेंशन समझ लेते हैं कि लेग क्या है और आपका फेस क्या है, साइज क्या रहेगा। तो ये आपने जो वेल्ड लिया इसके अंदर जो लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल आप इंस्क्राइब कर सकते हो, मैंने डॉटेड से दिखाया हुआ है। उस लार्जेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल के जो अदर देन दो हाइपोटेन्यूज साइड्स हैं, अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं L1 और इसकी लेंथ मान लेते हैं L2, तो इनमें से जो मिनिमम है यानी साइज जो होगा वो मिनिमम ऑफ लेग लेंथ होगा L1 या L2। तो अनइक्वल वेल्ड्स जो होते हैं जहाँ पर एक लेंथ ज़्यादा होगी एक लेंथ कम होगी, तो वहाँ पे जो मिनिमम लेंथ होगी वो हमारी नॉमिनल साइज ऑफ फिलेट वेल्ड को इंडिकेट करेगी। और लेग लेंथ कहाँ से मेजर की जाएगी, टो से लेकर रूट तक, टो से लेके रूट तक हमारी जो
लेंथ है वो कहलाएगी। तो ये जो पॉइंट बन रहा है दिस इज कॉल्ड रूट, जो है कि हम अपने ड्राइंग्स में इंडिकेट करते हैं। तो रूट से लेके टो तक, ठीक है, ये हमारी लेंथ होगी लेग लेंथ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो साइज हो गया मिनिमम ऑफ लेग लेंथ जो है उस हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल की, जो हम इंस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज दिखाई हुई है और दिस इज द फ्यूजन जोन। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमारी अनइक्वल वेल्ड लेंथ है, जहाँ पे ये जो डायमेंशन है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये डब्ल्यू है, ये 2 ओमेगा है अगर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो मिनिमम लेग लेंथ होगी वो हमारी साइज ऑफ वेल्ड को इंडिकेट करेगा। जनरली हम इक्वल लेग्ड वेल्ड फिलेट वेल्ड्स प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका जो फैब्रिकेशन है उनकी और क्वालिटी कंट्रोल है वो करना आसान होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यूज होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है रूट से लेके जो आपका राइट एंगल का इंटरसेक्शन हुआ साइड्स का, उस पॉइंट से लेकर जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट दूरी है, जो सबसे मिनिमम दूरी है, वो दूरी कौन सी होगी? जब हम उसके हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डाल दें, यानी इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें, बना लें, ठीक है, अब आपने ये बोला कि यहाँ पे राइट एंगल्ड वेल्ड था तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। आप ये भी बोल रहे हैं कि ये डायमेंशन जो है हमारी थ्रोट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वही मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली आपका 45 डिग्री आ जाएगा। तो राइट एंगल्ड वेल्ड के लिए आपका जो ये एंगल होगा 45 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री को हम मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि दिस इज TH और साइज ऑफ वेल्ड, इक्वल वेल्ड्स के लिए हमारे दोनों लेग लेंथ सेम होंगे तो हमारा साइज ऑफ वेल्ड S हो जाएगा। तो आप साइन 45 करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी दिस S। तो TH जो होगा दैट विल बी S इंटू 1/√2 यानी 0.707S, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 1.414 टाइम्स द थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो दिस इज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये तो 90 डिग्री फ्यूजन फेसेस के लिए हो गया। इन जनरल आप इसको ये लिख सकते हो कि TH जो है दिस इज फैक्टर TH इज इक्वल टू KS, और जो K है हमारा दिस इज फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन फेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है दो मेंबर्स के बीच में, वो एंगल पर डिपेंड कर रही है थ्रोट थिकनेस। ठीक है, और जो थ्रोट थिकनेस की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस कोड ने स्पेसिफाइड की है 3 mm, और जो मैक्सिमम थिकनेस इस थ्रोट थिकनेस स्पेसिफाई की है दैट इन जनरल इट इज 0.7 टाइम्स दी 70% ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। जो थिनर मेंबर है, जो भी आप जहाँ पे भी वेल्डिंग कर रहे हो उसमें जो कम थिकनेस वाला मेंबर है उसकी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाई 0.7, और स्पेशल केसेस में ये थिकनेस 1 टाइम्स T तक हो सकती है। ठीक है, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपका क्या हो गया? K टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि बिकॉज ये डायमेंशन जो है, अगर अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर हम लेंथ ऑफ वेल्ड देख रहे हैं कि L थी, ठीक है, तो आपका जो प्लेन बनेगा अलोंग दिस थ्रोट, इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा ये हमारा मिनिमम एरिया होगा। ठीक है, इसके अलोंग जो और फेसेस बन रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज बन रहे हैं, उनका एरिया इससे ज्यादा होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग जो मिनिमम डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस के अलोंग हमने थ्रोट एज्यूम किया। तो जो स्ट्रेसेस होंगी इस फिलेट वेल्ड पे वो हमारी क्रिटिकल किसके अलोंग होंगी? दिस विल बी लोड अपॉन एरिया। क्रिटिकल यानी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कब होगा? जब हमारा ये एरिया मिनिमम होगा, और एरिया मिनिमम जो है वो थ्रोट के करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन बन रहा है उसके अलोंग मिल रहा है बिकॉज दैट इज द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट। ठीक है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ फिलेट टू द फेस ऑफ डायग्रामेटिक वेल्ड लाइन ज्वाइनिंग द
टोज, ठीक है। दिस इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज था, इसके परपेंडिकुलर ये मिनिमम डायमेंशन है फ्रॉम द रूट ऑफ द वेल्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग थ्रोट सेक्शन में के करस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो मिनिमम है, तो हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी वो क्रिटिकल होंगी, ठीक है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो थ्रोट है, थ्रोट के अलोंग हमारा जो सेक्शन है दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, जहां उसके करस्पॉन्डिंग हमारा वेल्ड फेल हो सकता है। बिकॉज फेल होगा तो सबसे पहले यहीं पे होगा, बिकॉज एरिया मिनिमम थी तो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा उस जगह पर। तो कोड ने IS 800 ने ये कहा कि आप डिफरेंट एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस के बेसिस पर थ्रोट थिकनेस निकाल सकते हो। तो TH इज इक्वल टू KS, K इज द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। और ये भी कोड ने ये कहा कि हमारा जो अल्फा है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, अगर वो 60 डिग्री से कम हो रहा है और 120 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ पे फिलेट वेल्ड रिकमेंड नहीं करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड अगर हमारा एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस 60 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो जब इनके बीच में जो एंगल रहेगा उसके लिए कोड ने हमारा इन फैक्टर्स की K की जो वैल्यू है वो दी हुई है। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारी थ्रोट थिकनेस कम होती जा रही है, बिकॉज हमारा जो K फैक्टर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फ्यूजन फेसेस का अगर एंगल बढ़ रहा है तो हमारी थ्रोट थिकनेस क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और जो K है दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिस कोई भी डायमेंशंस नहीं है, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको, इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। रूट ऑफ वेल्ड मैंने आपको बता दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ डीपेस्ट पेनिट्रेशन विच इज अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज। टोज ऑफ वेल्ड जो है ये एजेस होती हैं हाइपोटेन्यूज की। जो फेस ऑफ वेल्ड है ये आउटर विजुअल है या हाइपोटेन्यूज है दैट यू सी व्हेन लुकिंग एट अ फिलेट वेल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको बताना जरूरी समझा। इसमें ऑप्शन बी में आप देख रहे हो यहाँ पर एरर है, टाइपिंग मिस्टेक। दिस शुड बी 1.414 इंटू थ्रोट थिकनेस, तभी ये गुप्ता एंड गुप्ता में जो बी दिया है तभी करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो इनमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो ये दिस शुड बी 1.4, ये गुप्ता एंड गुप्ता में टाइपिंग मिस्टेक आई थिंक। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर 1.41 इंटू थ्रोट थिकनेस, बिकॉज यहाँ पर साइज ऑफ राइट एंगल फिलेट वेल्ड पूछा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड कितना होगा एक्सियल लोड को ट्रांसफर करने के लिए, या आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि हमारी इट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ फिलेट वेल्ड विथ अनइक्वल लेग्स। अनइक्वल लेग्स में जो हमारा लार्जेस्ट इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल बनेगा उसमें जो मिनिमम लेग लेंथ होगी वही हमारी साइज ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीकेस्ट सेक्शन इन फिलेट वेल्ड वहां पर होगा जहां पर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्रिटिकल स्ट्रेसेस होंगी। और जो थ्रोट है हमारा मिनिमम डायमेंशन होती है फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेन्यूज, तो इसके अलोंग जो सेक्शन बनेगा जो लोड बियर करेगा वो हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेसेस देगा, विच विल बी द क्रिटिकल सेक्शन फॉर द फिलेट वेल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितना होगा फिलेट वेल्ड के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस कितना है। वहां पर राइट एंगल स्पेसिफाइड था पिछले क्वेश्चंस में, तो हमारा K की वैल्यू 0.707 आ गई थी, बट एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस स्पेसिफाई नहीं है तो हम K की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थ्रोट थिकनेस आपको बताया इट इज गिवन बाय K इंटू एस। तो K जो है वो हमारा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस का फंक्शन है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अगर हमारा एक प्लेट है जिसकी विड्थ B है और D हमारा रिवेट का डायमीटर है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी डायमंड रिवेटिंग के लिए उस रिवेटेड जॉइंट के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो डिफरेंट रिवेट पैटर्न्स अवेलेबल है हम जनरली यूज करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज करने वाला चेन रिवेटिंग है। फिर चेन में भी उसकी स्टैगर्ड चेन रिवेटिंग है जिसमें हम अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो स्टैगरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 1 के अलोंग हमारे 2 रिवेट्स हैं, यहाँ पे सेक्शन 1 के अलोंग 1 रिवेट्स है। इस वजह से यहाँ पे जो नेट एरिया है जो भी लोड आप अप्लाई कर रहे हो
स्टैगर्ड चेन रिवेटिंग में नेट एरिया जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा स्टैगर्ड चेन रिवेटिंग जो है वो ओवर नॉर्मल चेन रिवेटिंग से प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर नेट एरिया। ठीक है, बिकॉज जो नेट एरिया है हमारा वो हमारा क्या है, बी माइनस एन डी इंटू टी, और एन इज द नंबर ऑफ रिवेट्स जो उस पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे हैं। जो डायमंड रिवेटिंग के दो पैटर्न्स मैंने दिखाए हुए हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ नॉर्मल डायमंड रिवेटिंग, और यहाँ पर स्टैगरिंग कर दी गई है रिवेट्स की। तो हम एक केस बी ले लेते हैं कि जो डायमंड है रिवेटिंग है, वहां पे जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो सेक्शन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो जो फर्स्ट सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो रिवेट वैल्यू है वो ऐड होती जाएगी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की वो अगर लिखें, तो फॉर क्रिटिकल सेक्शन 1 के लिए हमारी जो लोड होगा दैट विल बी गिवन बाय बी माइनस डी इंटू टी इंटू, अगर हम टीयरिंग में टेंसाइल स्ट्रेसेस जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस है प्लेट में सिग्मा एटी ले लें। ठीक है, तो रिवेटेड जॉइंट जो होगा दैट विल बी एबल टू कैरी दिस लोड एट 1 सेक्शन। 2 सेक्शन में क्या होगा हमारा, b माइनस यहाँ पे 2d हो जाएगा, बिकॉज नेट एरिया निकालना है, इंटू टी इंटू सिग्मा एटी प्लस रिवेट वैल्यू एक रिवेट की ऐड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ 3 टाइम्स दी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो b माइनस 3d इंटू टी एट सेक्शन 3 इंटू प्लस 3 टाइम्स दी रिवेट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे 3 रिवेट, सेक्शन 2 में 2 रिवेट, सेक्शन 1 में भी इनको फेल होना होगा सेक्शन 3 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो डायमंड रिवेटिंग है उसमें जो विड्थ है प्लेट की वो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू चेन रिवेटिंग, इसलिए इनको इकोनॉमिकल रिवेटिंग मेथड्स कहा जाता है। और जो रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी है इसको हम क्या और भी कहते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट डिवाइडेड बाई जो मेन प्लेट की जो स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या हुआ, सेक्शन 1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन था, तो b माइनस डी इंटू टी इंटू जो टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, और जो सॉलिड प्लेट यानी मेन प्लेट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसमें कोई रिवेट्स तो लगे नहीं, तो b इंटू टी इंटू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होके हमारी जो वैल्यू बचेगी एफिशिएंसी की b माइनस डी अपॉन बी। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन है आपको ध्यान रखना है सेक्शन 1 है, और चेन रिवेटिंग के केस में, चेन रिवेटिंग के केस में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हमारा 1 होगा फॉर मेन प्लेट की जब फेलियर को कंसीडर करेंगे, मेन मेंबर को कंसीडर करेंगे। और अगर इस बट कवर जॉइंट में जो कवर प्लेट है उसके लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो हमारा ये होगा, यानी फॉर कवर प्लेट सेक्शन 2 विल बी क्रिटिकल, और फॉर मेन मेंबर सेक्शन 1 विल बी क्रिटिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा b माइनस डी अपॉन बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।